Hello my dear students, I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. So student आप सभी का मेरी आज की क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में फिर से आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मैं कुछ अच्छे से वन लाइनर जो कि आपके लिए चाइल्ड डेवलपमेंट वाले सेक्शन से रहने वाले हैं। सो आई होप स्टूडेंट आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी और आज जो आपको फिर से मैं वन लाइनर कराने वाली हूँ वो आपके लिए कुछ ना कुछ यूजफुल रहने वाले हैं। सो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। जल्दी से सेशन में जुड़ जाइएगा, सेशन को लाइक शेयर कीजिएगा। स्टूडेंट आज की क्लास में आप लोग जो ये वन लाइनर करने वाले हो इनसे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा क्योंकि इसमें आपका कुछ और पोर्शन कवर अप हो जाएगा आपके चाइल्ड डेवलपमेंट वाले सेक्शन का। सो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के वन लाइनर क्या रहने वाले हैं, किस तरीके के आपके वन लाइनर मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टूडेंट आज की शुरुआत करेंगे क्लास की और देखते हैं पहला वन लाइनर यहाँ पे क्या दिया गया है। तो अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट। फर्स्ट आपका वन लाइनर दिया गया है, गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया किस सप्ताह से शुरू होती है। आपको बताना है कि जो गर्भस्थ शिशु होता है स्टूडेंट, उसमें जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो आखिर किस सप्ताह से शुरू हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट कि जो एक गर्भस्थ शिशु होता है उसमें जो सांस लेने की प्रक्रिया होती है वो 16 सप्ताह से शुरू हो जाती है। ओके, इतना ध्यान रखेंगे कि एक जो गर्भवत आपके क्या होता है, जो एक गर्भस्थ शिशु होता है, जो एक गर्भ के अंदर बच्चा पल रहा होता है, जब वो 16 सप्ताह का हो जाता है तब स्टूडेंट वो सांस लेना शुरू कर देता है। ओके, सो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा एक बार ध्यान से, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। आपको बताना है कि जो आपकी क्या होती है, इन्फेंसी होती है, शैशवावस्था होती है, उसकी मुख्य विशेषता क्या नहीं है। एक बार ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है जो नहीं होती है वो क्या नहीं होती, चिंतन प्रक्रिया यानी कि थॉट प्रोसेस। ये ध्यान रखिएगा, शैशवावस्था का बच्चा बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है, है ना। ये काम ज़्यादातर अडोलसेंस वाले बच्चे का होता है। तो ध्यान रखिएगा कि शैशवावस्था में अगर हम बात करें चिंतन की तो चिंतन प्रक्रिया नहीं होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर देखते हैं क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की मुख्य समस्याएं हैं। आपको बताना है कि इनमें से जो किशोरावस्था होती है, जो अडोलसेंस का टाइम पीरियड होता है, उसकी क्या विशेषताएं कह लीजिए या समस्याएं कह लीजिए। विशेषताएं तो नहीं, हम समस्याएं कहेंगे यहाँ पे कि आपके किशोरावस्था का जो समय होता है, अडोलसेंस का जो 12 से 18 साल का आपका टाइम पीरियड है, उसकी क्या समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। सो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट आती है संवेगात्मक समस्याएं यानी कि हमारे इमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। देन शारीरिक परिवर्तनों की समस्याएं, क्योंकि आपको पता है कि इस समय पे बॉडी में बहुत सारे प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स और सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। सो ये भी एक फैक्टर रहेगा। प्लस समायोजन की समस्याएं, और किशोरावस्था में जो बच्चे होते हैं उन्हें एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है और उनके हार्मोन काफ़ी क्या हो रहे होते हैं, इम्बैलेंस हो रहे होते हैं, चेंज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से कई बार उनके पीयर प्रेशर का प्रभाव उनके ऊपर इतना ज़्यादा रहता है कि वो फैमिली के साथ उतना अच्छे से एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उन्हें समायोजन की समस्या आती है। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट क्या पॉइंटर दिया गया है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया क्या कहलाती है। पॉइंटर देखिएगा अच्छे से क्या दिया गया है। जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होता है ना, और व्यवहार करना सीखता है, वो प्रक्रिया आखिर क्या कहलाती है। फिर देखिएगा, जिस प्रक्रिया से, तो पहली बात तो ऐसी प्रक्रिया की बात चल रही है। दूसरी बात स्टूडेंट, परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, व्यवहार, है ना, क्या कहलाएगी वो प्रक्रिया, समाजीकरण कहलाती है। ये ध्यान रखिएगा, उस प्रक्रिया को हम किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट, समाजीकरण के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंटर ध्यान से देखते हैं। कौन से आयु समूह के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाएं प्रस्तावित की हैं। आपको बताना है कि वो कौन से आयु समूह है स्टूडेंट जिसके लिए एरिक्सन ने 8 अवस्थाओं को प्रस्तावित किया है, बताइएगा।
वो कौन सी 8 आपके क्या है आयु समूह है जिनके लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाओं को प्रस्तावित किया है। क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा स्टूडेंट? जन्म से लेकर मृत्यु तक। ओके, ये ध्यान रखिएगा, जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो आपकी अवस्थाएं हैं उन सभी के लिए एरिक्सन ने क्या किया है? उन सभी के लिए एरिक्सन ने विकास की 8 अवस्थाओं को प्रस्तावित किया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्या दिया गया है स्टूडेंट? पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? आपको बताना है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, जिन्होंने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी दी है स्टूडेंट, आपको बताना है कि पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है, यानी कि बच्चे में अगर हम बात करें तो कौन सा कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। क्या होगा क्वेश्चन का आंसर? आंख और हाथ का संबंध, यानी कि आई एंड हैंड मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन। ये ध्यान रखिएगा, जो आई मूवमेंट है, जो हैंड मूवमेंट है, उनमें कोऑर्डिनेशन देखा जाएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? आपको बताना है कि जो प्रगतिशील क्या होती है, शिक्षा होती है, एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन होती है, उसके संदर्भ में कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित कथन है। एक बार ध्यान से देखिएगा, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, है ना। क्या होना चाहिए स्टूडेंट? जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें स्वयं क्या होना चाहिए? सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, यानी कि उनके अंदर जो उनकी सोशल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने की कैपेबिलिटी, एबिलिटी खुद से होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन है, समाजीकरण होता है, क्या होता है भाई बताओ जल्दी से। जो समाजीकरण होता है स्टूडेंट, वो क्या होता है? समाज के मानदंडों के साथ अनुकूलन होता है, ठीक है ना। समाजीकरण का मतलब क्या है? सोशलाइजेशन का मतलब क्या है? कि जो आप अपनी सोसाइटी के साथ एडजस्टमेंट करते हो, सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन के साथ एडजस्टमेंट करते हो, उसी को समाजीकरण कहा जाता है, उसी को सोशलाइजेशन कहा जाता है। ओके, चलिए आगे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आप लोगों का। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाती है? बड़ा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट ये वाला पॉइंटर आपका, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्या पॉइंटर है कि पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट? स्कीमा कहलाती है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, उसको हम किस नाम से जानते हैं? स्कीमा के नाम से जानते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि क्या होता है जब बच्चा क्या करता है स्टूडेंट? अधिगम करता है, ठीक है ना। मान लीजिए अधिगम का सिद्धांत है उनका, संज्ञानात्मक सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। सो वो अपनी जो उसने एक सोच बना रखी है उसमें वो टाइम टू टाइम जो चेंजेस करता है, जो मॉडिफिकेशन करता है, जो संशोधन करता है, उसे क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट क्या दिया गया है। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए, इसका अभिप्राय क्या होता है? आपको बताना है कि जो वंचित समूहों के विद्यार्थी होते हैं, हम ये कहते हैं कि उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ पढ़ाना चाहिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं स्टूडेंट? समावेशी शिक्षा कहते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। क्या होता है स्टूडेंट कि जो वंचित समूहों के विद्यार्थी होते हैं उन्हें सामान्य विद्यार्थियों के साथ ही पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय किससे है? समावेशी शिक्षा से होता है। ओके, इंक्लूसिव एजुकेशन से होता है। चलिए आगे देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंटर क्या दिया गया है। व्यक्तित्व मापन के लिए व्यक्ति के संपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है? आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट कि व्यक्तित्व मापन के लिए आप किसी की पर्सनैलिटी को मेजर करना चाहते हो, सो उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं उनकी आपको सबको क्या चाहिए भाई? सारी सूचनाएं आपको प्राप्त करनी है उस व्यक्ति के बारे में। उसको आप क्या कहोगे? व्यक्ति इतिहास विधि के नाम से जानते हो, पर्सन हिस्ट्री मेथड के नाम से जानते हो, या फिर आप उसे कई बार केस स्टडी मेथड भी कहते हो, ठीक है। किस नाम से भी जानते हो स्टूडेंट? उसे केस स्टडी मेथड के नाम से भी जानते हो। अगर आपको किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मापन करना है तो संपूर्ण सूचनाओं को जो प्राप्त करने की विधि है वो क्या कहलाएगी? व्यक्ति इतिहास विधि कहलाएगी।
ओके, चलिएगा, या फिर केस स्टडी मेथड भी आप उसको कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर देखिएगा, अत्यधिक वाचल प्रसंचित रहने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। आपको बताना है कि अत्यधिक वाचल प्रसंचित रहने वाले तथा सामाजिक प्रवृत्ति के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। एक व्यक्ति है जो बहुत ज़्यादा बातें करता है, ठीक है, वो बहुत खुश रहता है और वो सामाजिक भी है, उसका नेचर ऐसा है कि वो काफ़ी सोशलाइज्ड पर्सन है, सो वो हमेशा एक्सट्रोवर्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा। उसकी पर्सनैलिटी कैसी होती है स्टूडेंट, एक्सट्रोवर्ट होती है। जो व्यक्ति सबसे बातें करता है, सोशली काफ़ी इंगेज रहता है और खुश रहता है, ओके, वो एक्सट्रोवर्ट कैटेगरी का इंसान होता है। आगे देखिएगा, व्यक्तित्व का अंतःमुक्ता तथा बहिर्मुक्ता के रूप में वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व का जो अंतःमुक्ता तथा बाह्यमुक्ता का रूप में वर्गीकरण दिया गया है, यानी कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के रूप में जो पर्सनैलिटी को क्लासिफाई किया है, वो किसने किया है स्टूडेंट, युंग ने किया है। ध्यान से देख लीजिएगा, वो किसके द्वारा किया गया है, युंग के द्वारा किया गया है, ठीक है। सो व्यक्तित्व का अंतःमुक्ता और बहिर्मुक्ता का रूप में जो वर्गीकरण दिया है वो इन्होंने दिया है, ठीक है, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के रूप में, ठीक है। ये क्वेश्चन भी अगर मैं कहूँ तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है स्टूडेंट। क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक का कथन है कि संपूर्ण व्यक्तियों को उनके व्यक्तित्व के आधार पर दो में से श्रेणी अंतर्मुखी अथवा बहिर्मुखी में रख सकते हैं। ऐसे कौन से मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है स्टूडेंट कि संपूर्ण मान लीजिए संपूर्ण व्यक्तियों के उनके व्यक्तित्व के आधार पर हम उन्हें दो श्रेणियों में रख सकते हैं, यानी कि जो भी व्यक्ति हैं हम उनके व्यक्तित्व के आधार पे उन्हें दो श्रेणियों में रख सकते हैं, एक है अंतर्मुखी, एक है बहिर्मुखी, है ना। तो उसे किसने कहा है, ये बात किसने कही है स्टूडेंट, ये युंग ने कही है, ओके। अभी आपको बताया भी था किसकी है स्टूडेंट, ये आप युंग कह लीजिए, कुछ लोग युंग कहते हैं, उनका ये स्टेटमेंट है, ओके। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्या दिया गया है स्टूडेंट, एकांत में विश्वास रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। आपको बताना है कि जिस व्यक्ति को अकेला रहना पसंद है, खुद से बातें करना पसंद है, ज़्यादा सोशलाइज नहीं है, ज़्यादा हंसता बोलता नहीं है, ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है, इंट्रोवर्ट होता है। ये ध्यान रखिएगा, ऐसे व्यक्ति का जो व्यक्तित्व होता है कैसा होता है स्टूडेंट, इंट्रोवर्ट कैटेगरी का वो व्यक्ति होता है। इसके जस्ट अपोजिट कौन होता है, एक्सट्रोवर्ट होता है, जिसे सबसे बातचीत करना पसंद है, सबसे बोलना पसंद है, ओके। नेक्स्ट पॉइंटर देखिएगा, अंतःमुखी बालक की मुख्य विशेषता होती है। आपको बताना है कि जो एक इंट्रोवर्ट बच्चा होता है उसकी क्या विशेषता होती है। एक बार ध्यान से देखेंगे कि जो अंतःमुखी बालक होता है उसकी क्या विशेषता होती है। ध्यान से देखिए स्टूडेंट कि वो एकांत में रह के कम बातचीत करने वाला होता है, ओके। कैसा होता है कि ऐसा जो बच्चा है स्टूडेंट वो एकांत पसंद करता है और वो कम बातचीत करना पसंद करता है, उसे लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं होता है, ओके। आगे देखिएगा, मानव व्यक्तित्व किसका परिणाम होता है। भाई जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है आखिर वो किस चीज़ का रिजल्ट होती है, ये आपको बताना है कि जो एक ह्यूमन पर्सनैलिटी होती है स्टूडेंट वो आखिर किस चीज़ का परिणाम होती है, किस चीज़ का रिजल्ट होती है। ध्यान से देखिएगा, वो अनुवांशिकता यानी कि हेरिडिटरी और आपके इन्वायरमेंट की जो आपस में रिएक्शन होती है, इंटरेक्शन होती है, उसका परिणाम होती है, ओके। अगर हम मानव व्यक्तित्व की बात करते हैं वो किसका परिणाम है, सो आपकी हेरिडिटरी प्लस आपके इन्वायरमेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसका परिणाम है, ओके। आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका क्या कहलाता है। भाई आपका एक पॉइंटर है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका क्या कहलाता है स्टूडेंट, व्यक्तित्व कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा कि व्यक्ति जिस रूप में व्यवहार करता है वही उसका व्यक्तित्व कहलाता है, पर्सनैलिटी कहलाता है, ओके। चलिए आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या दिया गया है। फ्राइड ने व्यक्तित्व को बांटा है कितने भागों में। आपको बताना है जो फ्राइड के अकॉर्डिंग पर्सनैलिटी को उन्होंने बांटा है वो आखिर कितने भागों में बांटा है। ध्यान से देख लीजिएगा, इड, ईगो एंड सुपर ईगो, ठीक है। जो फ्राइड ने पर्सनैलिटी को बांटा है स्टूडेंट, कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। वो 3 भाग कौन से हैं, इड, ईगो एंड सुपर ईगो होते हैं, ओके। चलिए
आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंटर क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से बच्चे के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाई ऐसी क्या चीज है जो बच्चे के सोशल डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा मदद करने वाली सिद्ध होती है। वो होता है स्टूडेंट प्ले, यानी कि खेल। ये ध्यान रखिएगा, जो प्ले होता है वो व्यक्ति की या बच्चे की मान लीजिए सबसे ज़्यादा मदद करता है उसके सोशल डेवलपमेंट में, क्योंकि खेल के माध्यम से बच्चे के सोशल जो रिलेशनशिप है वो अच्छे बनते हैं। ओके, आगे देखिएगा, वे बालक जिन्हें अध्यापक के प्रयासों एवं अभिप्रेरणा के माध्यम से सामान्य बालक की श्रेणी में लाया जा सकता है। आपको बताना है कि वो कौन से बालक होते हैं जिन्हें अध्यापक के प्रयासों द्वारा, यानी कि टीचर के एफर्ट्स द्वारा और टीचर की मोटिवेशन के माध्यम से आप उन्हें सामान्य बालकों की श्रेणी में ला सकते हो। वो बालक होते हैं पिछड़े बालक। ओके, ये ध्यान रखिएगा, वो बालक क्या कहलाते हैं स्टूडेंट, पिछड़े बालक कहलाते हैं। आगे देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंटर क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, किसने कहा कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। आपको बताना है कि ये पॉइंटर किसके द्वारा दिया गया है कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ध्यान से देखिएगा, ये बंकिंघम का आपका क्या है स्टूडेंट, कथन है। ठीक है, किसने दिया है, बंकिंघम ने दिया है कि आपकी जो बुद्धि है वो सीखने की एक योग्यता होती है। ध्यान रखिएगा, किसका स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये बंकिंघम का स्टेटमेंट है कि बुद्धि सीखने की योग्यता होती है। ठीक है ना, इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू लर्न। चलिए आगे देखिए स्टूडेंट, मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। पढ़िए क्या लिखा है, मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। आखिर ये कौन परिभाषित करते हैं स्टूडेंट, ई वॉटसन प्रतिपादित करते हैं। ये ध्यान रखिए ना कि आपका जो ये कथन है कि मनोवैज्ञानिक व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है ना, कौन है स्टूडेंट, जो मनोवैज्ञानिक है या मनोविज्ञान है वो व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। ये किसने कहा है, वॉटसन के द्वारा कहा गया एक स्टेटमेंट है। ओके, आगे देखिए स्टूडेंट, वर्तमान समय में मनोविज्ञान है क्या है, भाई बताना है आपको कि वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्या होता है स्टूडेंट, व्यवहार का विज्ञान होता है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा कि वर्तमान समय में जो मनोविज्ञान होता है वो क्या होता है स्टूडेंट, व्यवहार का विज्ञान होता है। इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए एक बार आगे ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंटर क्या दिया गया है, अच्छे से समझेंगे स्टूडेंट। मनोवैज्ञानिक मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्ति तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मानित है ना। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, आपका पॉइंटर है मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्ति तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित है। ये कथन आखिर किसके द्वारा दिया गया है, C.W. वैलेंटाइन के द्वारा। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा स्टूडेंट, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है, C.W. वैलेंटाइन के द्वारा स्टूडेंट आपका ये स्टेटमेंट दिया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन काफी मुश्किल से बच्चों को याद होते हैं, इन्हें अच्छे से याद रखना चाहिए। ओके, आगे देखिएगा, मनोविज्ञान क्या है। आपको बताना है कि मनोविज्ञान क्या है स्टूडेंट, आत्मा का विज्ञान है, मन का विज्ञान है और चेतना का विज्ञान है। ये ध्यान रखिएगा, आपका मनोविज्ञान क्या होता है, आत्मा का विज्ञान होता है, मन का विज्ञान होता है और चेतना का विज्ञान होता है, यानी कि साइंस ऑफ सोल, साइंस ऑफ माइंड एंड साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, इतना ध्यान रखेंगे, इन तीनों चीजों का विज्ञान है मनोविज्ञान, प्लस वो व्यवहार का भी विज्ञान है। ओके, आगे देखिएगा, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन होता है। भाई जो आपके फैक्टर हैं, जो एक ह्यूमन मान लीजिए, जो ह्यूमन एक आपका माइंड कह लीजिए उसको प्रभावित करते हैं, कौन से होते हैं, व्यक्तियों की रुचि, यानी कि व्यक्ति जो है उसकी रुचि क्या है, उसकी अभिक्षमताएं क्या है, प्लस उसकी अभियोग्यताएं क्या है और वातावरण जो है, ठीक है ना, यानी कि उसका इन्वायरमेंट, उसके इंटरेस्ट, उसका एप्टीट्यूड एंड उसकी एबिलिटीज, ये सारी चीजें एक व्यक्ति के क्या करती हैं, मन को प्रभावित करती हैं। ये ध्यान रखिएगा कि आपकी ये सारी वो चीजें होती हैं जो एक व्यक्ति के मन को प्रभावित करने वाली होती है। ओके,
चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंटर देखिएगा, अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। क्या है स्टूडेंट क्वेश्चन, आपका ये कथन क्या दिया गया है कि अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। हम अगर किसी को कहते हैं ना कि ये बालक है, ये युवा है, ये वृद्ध है, तो हमें उस अवस्था की कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके अनुभवों के आधार पर कहना चाहिए। ये कथन फ्रोबेल का कथन है। ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है, ये आपका फ्रोबेल के द्वारा दिया गया एक कथन होता है। ओके आगे नेक्स्ट पॉइंटर देखिएगा, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? आपको बताना है कि जो मनोविज्ञान है वो शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। आखिर ये कथन किसके द्वारा दिया गया है स्टूडेंट? स्किनर के द्वारा दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये कथन किसके द्वारा दिया गया है? स्किनर के द्वारा दिया गया ये कथन है। ओके आगे देखिए, और ये आपका लास्ट पॉइंटर है आज का, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। आखिर ये कथन किसके द्वारा दिया गया है कि भाई मनोविज्ञान वातावरण और व्यक्ति के संपर्क आने वाले क्या होते हैं, जो एक्टिविटीज होती हैं उनके बीच में एक रिएक्शन है ना, उसका अध्ययन है। सो ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? वुड्सवर्थ के द्वारा कहा गया है। ये ध्यान रखना, ये कथन किसने दिया था? वुड्सवर्थ ने दिया था। सो आज की इस क्लास से आपको एक चीज़ समझ में आ गई होगी स्टूडेंट कि मैंने आज जो भी क्वेश्चंस डाले हैं वो क्वेश्चन आपके कैसे हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। वो सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें मोस्टली क्वेश्चन आपके स्टेटमेंट वाले हैं कि ये कथन किसके द्वारा कहा गया है। सो ये आपके लिए ऐसे ही डिज़ाइन किया गया है जिससे कि आपको ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी काफ़ी हद तक याद हो जाएं। ओके सो चलिए स्टूडेंट, आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। सिंपल एंड क्रिस्प छोटे छोटे पॉइंटर्स आपके लिए मैं लेकर आई थी कि जो थियरी प्लस क्वेश्चन दोनों का आपके लिए काम हो जाए और आपको कुछ नई चीज़ें और पता चल जाएं। इनमें से शायद हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपको पहले से पता होंगे, बट कुछ के आपके लिए डाले गए हैं कि जिससे आपको हेल्प मिल सके रिवीजन करने में। सो चलिए बाय, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स। हम कल फिर से मिलते हैं और कल फिर से कुछ अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, कुछ नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।